हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 मार्च 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और आपने क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो गाइज आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। डाउनलोड करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक गिवन है, वहां से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज जैसे डाउनलोड करोगे उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो आप अपनी गूगल आईडी के थ्रू इसको क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। मतलब आप अपनी ईमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे फिर ये विंडो अपीयर होगी, और इस विंडो के अंदर जो है वो आप फर्स्ट जो देख रहे हो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन एरिया के अंदर पहुंच जाओगे। तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन लेंगे क्यों, मतलब हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस सब्सक्रिप्शन के अंदर। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में 3 तरह के सेक्शंस होंगे, जिसमें एक सेक्शन में आपको मिलेगी डिटेल्ड पर्टिकुलर डे के करंट अफेयर्स की पीडीएफ, और इसको आप डेली करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिलेगी, मतलब उसी दिन के जो करंट अफेयर्स होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आप रिवाइज कर सको। नेक्स्ट फिर होगा एक टेस्ट, वो आप एप्लीकेशन के ऊपर ही टेस्ट दे सकते हो। आप ये अपने आप को जान सकते हो कि यार मुझे कितना करंट अफेयर और पढ़ने की जरूरत है। सेम होगा दोस्तों वीकली के अंदर, मतलब 3 ही सेक्शन होंगे डेली की तरह। एक होगा वीकली का डिटेल्ड करंट अफेयर, जो कि किस फॉर्म में होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा। नेक्स्ट होगा इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। फिर वही टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को जान सकते हो कि मुझे और कितना करंट अफेयर याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टडी पीडीएफ, मतलब ये डिटेल्ड करंट अफेयर है यार पूरे महीने का, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसको रिवाइज करने के लिए फिर हम आपको एक पीडीएफ देंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको जो है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी रिवाइज कर सको। नेक्स्ट बेस्ट 100 करंट अफेयर्स देंगे आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उस महीने के होंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप दोबारा दोबारा जो है उसको जल्दी में रिवाइज कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। खास करके हम ये पीडीएफ तैयार करते हैं जो बच्चे जो है वो एग्जाम से पहले फटाफट करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी डेली, वीकली और मंथली की। लेकिन दोस्तों यहीं पे बात खत्म नहीं होती, हम और भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा पूछते हैं, किसी एग्जाम के अंदर स्पोर्ट्स का पूछा जाता है, नेशनल ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर। तो आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकते हो। लगता है कि यार इसमें मैं वीक हूँ, लाइक बुक्स एंड ऑथर्स, बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है याद रखने में, है ना। तो इन चीज़ों को दोबारा दोबारा रिवाइज करने के लिए हम टॉपिक वाइज पीडीएफ लेके आए, लाइक एप्स एंड वेब्स पोर्टल, है ना, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। और ये 20 तरह के ऐसे टॉपिक होंगे, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, तो इस तरह के टॉपिक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट होगा जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम स्पेशली बैंकिंग करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, और उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और आप क्विज भी दोगे उसका, ताकि ये जान सको यार जो मैंने पढ़ा है उसमें याद भी रहता है मुझे, या और पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें सारे वो चीज़ें होंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए होंगी, अच्छे तरीके से पढ़नी होंगी। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, जो कुछ स्पेशल चीज़ें आती हैं पूरे साल के अंदर, जैसे कोई सरकार ने कोई नई स्कीम को लॉन्च किया, या आप देख सकते हो यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्टेट करंट अफेयर। तो ये स्टेट करंट अफेयर्स का मतलब अगर आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपको जो है वो साथ में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हम आपको हर स्टेट और हर यूटी को कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये करंट अफेयर जो है वो आपको अपनी स्टेट प्रेपरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, या तो आपको स्टेट की अलग से लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों एक ही साथ मिल रही हैं, डेली, वीकली, मंथली। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ये स्टेट करंट अफेयर टॉपिक वाइज सब पीडीएफ जो है वो इकट्ठी मिल रही है, लेकिन आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे और आप सब्सक्रिप्शन में पहुंचेंगे, सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आपको 1 साल की वैलिडिटी मतलब 2021 की, और ऐसे ही 2 साल की वैलिडिटी मतलब 2021-22 दोनों साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। दोनों का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, एक बार आप जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हो, अगर आप इस कोड का क्या करोगे, यूज करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर 26 मार्च 2021 का। लेकिन फिर से
यार एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और ये रहा पहला क्वेश्चन। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड फर्स्ट एवर ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग एंड पासएक्स एक्सरसाइज। तो यार आपको पता है कि पासएक्स एक्सरसाइज तो बहुत सी कंट्रीज के साथ हम करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, यूएसए के साथ हुई है, वियतनाम के साथ हुई है, लेकिन रिसेंटली जो है वो कौन सी कंट्री के साथ फर्स्ट एवर पासएक्स एक्सरसाइज हुई है और ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग हुई है, ताकि नेवी का जो हमारा हिस्सा है उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें और भी आगे जो है वो बढ़ा सकें। और गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर सिंपल ओनली पैसेक्स एक्सरसाइज होती तो शायद हम उसको इंपॉर्टेंट में भी ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सी कंट्रीज के साथ होती है तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। जैसे रिसेंटली ओनली पासएक्स एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ भी हुई है, लेकिन यहाँ पे है ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग भी हुई है, मतलब अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इंडियन ओशन रीजन में उसको मजबूत बनाने के लिए जो है इसको किया गया है। तो आंसर दोस्तों क्या होगा इसका, मेडागास्कर होगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, सी होगा। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया की तरफ से कौन सी नेवी शिप ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, वो है आईएनएस शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया है। और मेडागास्कर की तरफ से कौन सी नेवल शिप है, त्रोजोना। तो इसको थोड़ा सा आपने जस्ट पढ़ना है, ताकि अगर एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कवर कर सको। और दोनों ने ये पासएक्स एक्सरसाइज को किया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, मतलब वो एरिया जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड है। तो आप देख सकते हो, टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन, उसको मजबूत करने के लिए किया गया। इंडिया की तरफ से आईएनएस शार्दुल और मेडागास्कर की तरफ से जो है वो ट्रोजोना ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया और बांग्लादेश ने भी रिसेंटली पासएक्स एक्सरसाइज की है, मैंने पहले ही आपको बताया है, और ये मोंगला पोर्ट के पास की गई है बांग्लादेश के अंदर, ये आपने याद रखना है। और ये पहली बार हुआ है कि इंडियन नेवल शिप जो है वो मोंगला पोर्ट पे पहुंची थी। तो जस्ट एक आप कह सकते हो कि रिलेशन इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो है वो आपको ये हेल्प कर सकता है। और इंडिया की ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कुलिश ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। बांग्लादेश के अंदर जो है वो बांग्लादेश नेवी सर्विसेज की अली हैदर एंड बीएनएस कारातोआ, उन्होंने जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बांग्लादेश की याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और आपने एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि पासएक्स एक्सरसाइज बहुत सी कंट्रीज के साथ होती है। ये पासएक्स एक्सरसाइज रिसेंटली जो है वो दिसंबर 2020 में रशियन फेडरेशन नेवी के साथ भी हुई है। वो भी इंडियन ओशन रीजन को मजबूत करने के लिए हुई है, लेकिन वो ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन को मजबूत करने के लिए हुई है। और ऐसे ही वियतनाम के साथ हुई है, यूएसए के साथ हुई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, अब बांग्लादेश भी हमने कर लिया, मेडागास्कर भी कर लिया। तो मतलब ये सारी कंट्रीज के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मेडागास्कर के साथ हुई है, इसलिए याद रखना है। और मेडागास्कर के बारे में मेरे ख्याल से आपको याद होगा, मेडागास्कर की जो करेंसी है वो कौन सी है, मेलागैसी एरियरी। तो याद रखना है ARIARY, दैट इज द करेंसी ऑफ द मेडागास्कर। नेक्स्ट जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है एंतनानारिवो, ANTANANARIVO, दैट इज एंतनानारिवो। बांग्लादेश के बारे में मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं जो आपको ना याद हो। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, कैपिटल ढाका है, और करेंसी जो है वो बांग्लादेशी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट एंड यूटी रिसेंटली वाज डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो कौन सी स्टेट या फिर यूटी को डिक्लेयर कर दिया गया कि यार वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री है रिसेंटली, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हमने जो है वो सेलिब्रेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। और वो यूटी कौन है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर मेरे साथ मैच कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका, लक्षद्वीप होगा, जिसको रिसेंटली जो है वो डिक्लेयर किया गया है ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो एक क्वेश्चन आप इसमें और दोगे, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं इसकी। विच स्टेट इमर्ज अचीव्ड फर्स्ट रैंक in India amongst the states with a population of more than 50 lakhs to end tuberculosis। तो यार ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने में सबसे ज्यादा जो काम किया है वो कौन सी स्टेट ने किया है, ये आपने बताना है, जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से जो है वो क्या हो, ज्यादा हो। तो फटाफट बताएंगे कौन सी स्टेट ने पहला रैंक जो है वो हासिल किया है। और ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो पहला तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि कौन सी स्टेट और यूटी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट भी बताया था जो ट्यूबरक्लोसिस फ्री है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बुदगाम। ये बुदगाम आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर।
लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कौन सी स्टेट ने पहला रैंक हासिल किया है जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब उन्होंने अपनी स्टेट स्कीम्स को कह सकते हो कि बहुत अच्छे से जो है वो क्या किया है, आगे बढ़ाया है। जैसे कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ तो आपने आंसर देना है। लाइक हमीरपुर है, ऊना है, कांगड़ा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है फर्स्ट रैंक हिमाचल प्रदेश को मिला है। लेकिन अगर आपको पूछ लें कि कौन सी यूटी को या स्टेट को ट्यूबरक्लोसिस फ्री डिक्लेयर किया गया, तो लक्षद्वीप। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो आंसर क्या आएगा, बुदगाम आएगा, और वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, लक्षद्वीप एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुदगाम फर्स्ट इन इंडिया टू बी डिक्लेयर ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लो। और लक्षद्वीप आप यहाँ पे देख रहे हो, बुदगाम देख रहे हो, जम्मू कश्मीर में ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने पहला रैंक हासिल किया है ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने में, जो भी उन्होंने काम जो है वो यहाँ पे किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी एक स्कीम है यार, मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण। तो याद रखना है मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण, उसके अंदर जो 2018 में ये स्टार्ट किया गया था। इसका काम ही ये था कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करना है। तो इसलिए मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया जो है वो काम किया है। और आपको पता है कि अक्टूबर 2020 में एक ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी दी गई थी WHO की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि इंडिया में या फिर आप कह सकते हो कि 3 कंट्रीज जिसमें ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा हैं, वो है इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो इन तीनों कंट्रीज में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस आगे से क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो ये एक मतलब अच्छी खबर जो है वो इंडिया के लिए थी। तो क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो हाई बर्डन ट्यूबरक्लोसिस केसेस में आती है, जिसमें ज़्यादा केसेस आते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको यार हमने ख़त्म करना। और इंडिया का लक्ष्य क्या है कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को एंड करना है 2025 तक, एंड द ट्यूबरक्लोसिस बाय द ईयर ऑफ 2025। और ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक को हमने जो है एंड करना है ये सारी कंट्रीज के लिए अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और वो आपको पता है कि कौन से ईयर तक करना है हमने, 2030 तक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट रिसेंटली मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ WHO की अगर हम बात कर लें, तो इन दोनों ने मिलके जो है यार मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन बनाने के लिए $1 मिलियन दिए हैं। किसको, कोरिया को, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो उनको जो है वो कितने डॉलर दिए, $1 मिलियन दिए हैं, ताकि वो इन मेडिसिन के ऊपर काम कर सके और एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन बना सके। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मैंने कल ही आपको करवाया था, 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, ये इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, कि कितने लोगों ने आईपी राइट्स के बारे में जानकारी है, पेटेंट्स कितने लोग फाइल कर रहे हैं जानकारी है, कॉपीराइट पॉलिसीज के बारे में लोगों को पता है, कमर्शलाइजेशन हो चुकी है आईपी एसेट्स के अंदर, वो बात हो रही है इसके अंदर, और कितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं वो एक्चुअल में साइन हो रही हैं, और उसके अंदर कितनी ग्लोबल इकोनॉमीज को फायदा हो रहा है, उसके बारे में जो है वो इस इंडेक्स को आंका जाता है। और कितनी कंट्रीज को आंका जाता है दोस्तों, 53 कंट्रीज को इसमें आंका जाता है। तो मेरे ख्याल से आंसर देना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको 2 ही ऑप्शन दिख रही हैं। अगर 53 कंट्रीज में से आंका जाता है तो यार ये दोनों ऑप्शन तो आपको नहीं होंगे। तो या तो 40th होगा या फिर रैंक कौन सा होगा, 8th होगा। और अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, ए होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा, 40th रैंक है इंडिया का। तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया इसके अंदर, यूएसए ने जो है वो टॉप किया। मतलब उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो स्कोर है यार वो है ही बहुत ज़्यादा, 95.41% है। और इंडिया का स्कोर अगर आप कंपेयर करोगे ओनली 38.40% है। मतलब इतने परसेंट लोगों को जानकारी है या इतने परसेंट लोग इसको यूज़ करते हैं, लाइक आईपी राइट्स को, पेटेंट्स को, कॉपीराइट पॉलिसीज़ को, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स को। तो मतलब और भी जानकारी की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इंडिया रैंक्स 40th ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का जो स्कोर है वो 38.40% है, और 40th रैंक पे जो है वो इंडिया है 53 कंट्रीज में से। तो ग्लोबल इकोनॉमीज का ये 9th एडिशन था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, और इसको नाम दिया गया रिपोर्ट को रिकवरी थ्रू इंजेन्युइटी 2021। लेकिन आपने इस इंडेक्स का नाम ही याद रखना है। किसने इसको रिलीज किया है, इसको रिलीज किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने, तो इसको रिलीज किया है दोस्तों। और अगर मैं बात करूंगा सिर्फ ब्रिक्स कंट्री के बारे में, याद रखना है सिर्फ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो
इंडिया ने जो है वो इसमें अपना स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा रेस किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2012 में इंडिया का स्कोर जो है वो क्या था, 24.96%, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कितना, 38.40%, मतलब ऑलमोस्ट 13% के आसपास जो है वो क्या रहेगा, राइस रहेगा। तो मतलब तरक्की जो है वो इंडिया की ज़्यादा है, लेकिन चाइना का स्कोर जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर हम चाइना का कंपेयर करेंगे, लाइक अगर आप इस बार चाइना का देखोगे तो चाइना का स्कोर जो है वो 3.90% जो है वो बढ़ा है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखोगे 54% चाइना का स्कोर बढ़ा है, जबकि हमारा जो है वो सिर्फ 13% बढ़ा है। तो चाइना मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बेसिस पे काम कर रहा है। तो इसको आईपी राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट पॉलिसीज, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, तो इस तरह से जो है वो इसको देखा जाता है। तो बस इतनी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, लेकिन आईपी फ्रेमवर्क और भी ज़्यादा इफेक्टिव अगर हो जाता है तो और भी तरीके से जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं, सीक्रेसी लेके आ सकते हैं, और जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और भी अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों आपने याद रखना है, रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2020, जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो कितना था, इंडिया का रैंक था उसमें 48th, और ये पहली बार हुआ था कि जो इंडिया बिलो 50 जो है वो आया था, मतलब टॉप 50 कंट्रीज में जो है वो इंडिया को लिया गया था। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो यार ये चीजें आपको बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप कुछ रैंक और भी देख रहे हो, कौन कौन से रैंक जो है वो आप देख रहे हो बेसिकली इंडिया के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8th रैंक। तो यार 8th रैंक इंडिया का किस चीज़ के अंदर आया है, ये आपने याद रखना है। ये 8th रैंक दोस्तों आया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर। 2020 का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जिसमें अफगानिस्तान टॉप में था, मतलब सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान के अंदर डेथ्स हुई हैं उसके कारण, तो 8th रैंक जो है वो इंडिया का है। नेक्स्ट फिर आता है दोस्तों 86th। ये तो यार मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 86th रैंक इंडिया का किसके अंदर है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। किसके अंदर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से रिलीज किया जाता है। और सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है इसमें, न्यूजीलैंड है दोस्तों। कौन सी है, न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट आता है फिर 111th इंडेक्स, मतलब उसका रैंक है इंडिया का। तो ये है दोस्तों ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। और ये जो है वो एक अमेरिकन थिंक टैंक है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, वो दोनों मिलके इसको जो है वो रिलीज करते हैं, और इसमें भी टॉप स्थान किसका है, न्यूजीलैंड का है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान 111, करप्शन इंडेक्स में 86th, न्यूजीलैंड टॉप पे है। और अगर आप देखोगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का स्थान 8th है और अफगानिस्तान टॉप पे, और 40th आपको पता लग गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप द 6th ऑफशोर पेट्रोल वेसल वॉज फॉर्मली कमीशनड इनटू सर्विस। तो यार उस शिप का नाम बताना है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का, जो कि रिसेंटली जो है वो कमीशन किया गया सर्विस के अंदर। तो यार टोटल 7 हैं, ये 7 की सीरीज है पूरी की पूरी, लेकिन 6 जो है वो हम क्या कर चुके हैं, कमीशन कर चुके हैं, एक अभी भी जो है वो पेंडिंग है। तो ये 6th है, मतलब 7 की जो सीरीज है उसका 6th है। तो आपने बताना है कि किसको हम जो है वो अभी कमीशन जो है वो कर चुके हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक हम पहले लॉन्च करते हैं, लॉन्च के 1 साल के बाद जो है वो हम उसको नेवी के अंदर या कोस्ट गार्ड के अंदर या आर्मी के अंदर क्या करते हैं, कमीशन करते हैं, कोई भी चीज़ है। लेकिन ये सारे के सारे वी से स्टार्ट होने वाली सीरीज़ है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है, इसमें जो है वो हम विक्रम सबसे पहले लॉन्च किया था हमने 2017 में, फिर कमीशन किया 2018 में, फिर विजय आया 2018 में, 2018 में ही हमने कमीशन कर लिया, फिर वीरा आया 2018 में हमने उसको लॉन्च किया, 2019 में कमीशन कर लिया, फिर वराहा आया सेम 2018 और 19, नेक्स्ट वरद आया 2019-20 हो गया, फिर अभी जो हमने किया है वो किया है वज्र। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कोई भी, तो आपने याद रखना है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आईएनएस क्या होगा, आंसर वज्र होगा। क्या होगा, आईएनएस वज्र होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईएनएस वज्र कमीशन टू एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी, और ये उसका फर्स्ट लुक जो है वो यहाँ पे देख रहे हो, जो कि आईएनएस वज्र को लॉन्च किया गया। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है दोस्तों वो सीरीज सारी की सारी 7 की। तो इसमें आप देख सकते हो विक्रम को सबसे पहले लॉन्च किया गया, और लॉन्च और कमीशन में ऑलमोस्ट 1 साल का डिफरेंस होता है। तो फिर विजय लॉन्च किया गया 2018 के अंदर, वीरा 18-19, वराहा 18-19, वरद 19-20, वज्र 20-21। लेकिन रिसेंटली
विग्राहा जो है वो 2020 में हम लॉन्च तो कर चुके हैं, लेकिन अभी इसी साल मैं आपको न्यूज़ में करवाऊंगा कि कमीशन भी इसको कर लिया जाएगा बहुत ही जल्दी। और इसको बनाया किसने है, ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है, मतलब हम इसमें आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। L&T शिप बिल्डिंग की तरफ से इसको इंडिजीनियसली बनाया गया है। और वजर जो है वो दोस्तों 6th है, 7 की अगर सीरीज को देखेंगे, और इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एरिया में सर्वेलेंस के लिए जो है वो डिप्लॉय किया गया, ताकि कोई भी ऐसा ना हो, कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जो इस एरिया को जो है वो गलत यूज कर रही हो, तो उसको सर्वेलेंस के लिए जो है वो हमने वहां पे इसको यूज करना है। तो आपने याद रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, खास करके जो है वो आपने याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, वो है कृष्णा स्वामी नटराजन। तो याद रखेंगे कृष्णा स्वामी नटराजन। इसका हेडक्वार्टर तो आपको बताइए कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो याद रखना है, मैरीटाइम इंटरेस्ट को, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी को और इन्हेंस करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ICGS वजर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, पहली बार देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर देना यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है विच बैंक इन पार्टनरशिप विद बिल डेस्क एंड रेजर पे लॉन्च्ड इंस्टेंट EMI फैसिलिटी, जिसको कहा गया EMI इंटरनेट बैंकिंग। मतलब अगर आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है बैंक की तरफ से, तो मान लो कोई आपने शॉपिंग की या कुछ भी किया, तो आप उसको EMI में जो है वो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकते हो। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा पहला बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू EMI फैसिलिटी जो है वो क्या की है, अवेल की है। और ये आंसर क्या होगा हमारे पास, ICIC होगा। तो याद रखना है कौन सा बैंक है, ICIC लॉन्च्ड इंस्टेंट EMI फैसिलिटी टू इट्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है EMI@ इंटरनेट बैंकिंग। और आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि EMI@ इंटरनेट बैंकिंग कौन से बैंक ने स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हो ये EMI फैसिलिटी है जो कि फर्स्ट इंडियन बैंक बना देती है ICIC को, जो कि इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू EMI फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इट इनेबल्स प्री अप्रूव्ड कस्टमर, जो कि ऑलरेडी ICIC के कस्टमर्स हैं, टू कन्वर्ट देयर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स अप टू 5 लाख इनटू इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन है 3 लाख है, 2 लाख है या 5 लाख तक की कोई भी हैवी ट्रांजेक्शन है, तो उसको आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। हायर ट्रांजेक्शन लिमिट, कस्टमर्स कैन डू परचेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। मतलब इसमें जो है वो फैसिलिटी दी गई है कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, लाइक 50,000 से लेकर 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसको आप EMI में डायरेक्टली कन्वर्ट जो है वो कर सकते हो। तो आपको यार ICIC के बारे में तो मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट रोज डिस्कस कर रहे हैं, तो ICIC के बारे में आपको बताइए कि ICIC का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। ICIC को इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और इसके MD और CEO कौन है, संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, याद रखना है, हम है ना ख्याल आपका है जो है इसकी टैगलाइन यार सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और आपने दूसरी याद नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक बिल डेस्क है, रेजर पे है। रेजर पे का आप हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं, कर्नाटका है। बिल डेस्क का भी जो है वो महाराष्ट्र है। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ICIC यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली ICIC ने एक पाइन लैब के साथ भी टाई अप किया था, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। पाइन लैब्स के साथ भी इन्होंने टाई अप किया था, और उन्होंने एक इसी तरह का सिस्टम चलाया था जिसमें जो है वो EMI फैसिलिटीज़ जो है वो रिटेल स्टोर्स में प्रोवाइड की थी, जिसका नाम था ICIC बैंक कार्डलेस EMI। ICIC बैंक कार्डलेस EMI। तो मतलब ये भी फैसिलिटी ICIC और पाइन लैब्स की तरफ से स्टार्ट की गई थी। और ICIC इंडिया का ऐसा पहला बैंक बन चुका था और फर्स्ट बन चुका था पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो कि फुली डिजिटल पेमेंट मोड कर रहा है, कार्डलेस EMI फैसिलिटी जो है वो दे रहा है। मतलब इस कार्ड के थ्रू जो है वो आप EMI जो है वो कर सकते हो। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा मौका जो है वो ICIC की तरफ से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड ए सेविंग अकाउंट नेम्ड ट्रेंडी which is customized for the millennial population of the country to meet their banking preferences। तो इस क्वेश्चन में यार एक से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक एक तो आपको ये ट्रेंडी अकाउंट नंबर याद रखना है, ये आपको याद रखना है ट्रेंडी। दूसरी चीज़ याद रखनी है ये मिलेनियल पॉपुलेशन। मिलेनियल का दोस्तों पॉपुलेशन का मतलब होता है जो खास करके यंग पॉपुलेशन है, काम कर रही है, उनको पैसे की थोड़ी बहुत ज़रूरत भी है, तो वो है मिलेनियल पॉपुलेशन। लाइक अगर हम इस ट्रेंडी अकाउंट की बात करें तो इसमें मिलेनियल पॉपुलेशन का मतलब होगा 21 से लेकर 38 की एज के जो लोग होंगे उसको कहा गया मिलेनियल पॉपुलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से बैंक ने स्टार्ट किया गया ये अकाउंट, ये स्टार्ट किया है हमारे पास इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, C होगा। और ट्रेंडी जो है वो आपका कीवर्ड रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।
इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च्ड आईओबी ट्रेंडी सेविंग अकाउंट फॉर दी मिलेनियल्स। और कितनी एज रखी गई है? 21 से लेके 38 तक रखी गई है, ताकि ये पॉपुलेशन को जो पैसे की नीड है वो क्या की जा सके, पूरी की जा सके। तो इस ट्रेंडी अकाउंट का दोस्तों मैं आपको एक फीचर बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कस्टमर्स हैव टू मेंटेन डेली मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000। तो आप कहोगे सर ये बहुत ज़्यादा है, तो यार डेली का 10,000 रुपया उनको उसके अंदर मतलब रखना ही रखना है। ऊपर आप कितना भी रख सकते हो, कम से कम जो है 10,000 रुपये रखना है, लेकिन इसको ओपन करने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इवन पहले महीने जो है वो कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा। लेकिन इस अकाउंट का फ़ायदा क्या है ट्रेंडी का? ये यार सेविंग कम एफडी अकाउंट है। ये एक बहुत ही नया फीचर जो है वो इस अकाउंट के अंदर दिया गया, सेविंग प्लस एफडी अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी अमाउंट 50,000 रुपये तक है, जब तक 50,000 रुपये आपके अकाउंट में, तब तक वो एज ए सेविंग अकाउंट यूज़ होगा। लेकिन जैसे ही 50,000 रुपये के बाद बढ़े, जितने भी पैसे बढ़ेंगे उसको वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट कर देगा? एफडी में कन्वर्ट कर देगा। मान लो आपके अकाउंट में 70,000 हो गए, तो 20,000 की वो अपने आप ही क्या बना देगा? एफडी बना देगा। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही अच्छा है, कई बार हम नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो है वो आपके अकाउंट को अपने आप ही एफडी में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। सेविंग कम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आप इसको कह सकते हो। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के अकाउंट जो है वो आज की जनरेशन को ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ी सी लापरवाह ज़रूर है, लेकिन वो सेविंग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो क्या दिया जा रहा है? पर्सनलाइज्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए कवर होंगे। और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर आपका 1 लाख या उससे ऊपर है, तो आपको जो है वो ये इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ। 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु है। और टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ। तो मतलब ये टैगलाइन आपने जरूर याद रखनी है। एमडी और सीईओ कौन है? श्री पार्था प्रीतम सेनगुप्ता। अगर याद रह जाता तो ठीक है, अदरवाइज इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टैगलाइन जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बुक नेम्स एज एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन, ऑथर्ड बाय होम। ये बुक किसने लिखी है? और आपको पता है कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंडिया से भाग जाते हैं और लंदन में जाके छिप जाते हैं, और उनके लॉ के अकॉर्डिंग उनको इंडिया के अंदर लेके आना बहुत ही मुश्किल है। तो उनकी स्टोरीज बताई हुई हैं, उन्होंने कुछ ऐसे किस्से बताए हुए हैं, ऐसे शेयर किए हुए हैं। लाइक आपको पता है नीरव मोदी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विजय माल्या की, नीरव मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पे। लाइक अगर मैं बात करूँ रविशंकरन, नारंग ब्रदर्स, बहुत से हैं यार, मतलब ऐसे लोग जो यहाँ से भाग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना पैसा लोगों का जो है वो लेके भाग जाते हैं। और ये बुक जो है वो दोस्तों किसने लिखी है? दानिश खान ने और रूही खान ने। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। मैं आपको कवर पेज दिखाता हूँ, बुक का आप देख सकते हो। तो ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन एस्केप्ड, और लिखी हैं ये दो बंदों ने, दानिश खान और रूही खान ने। तो 12 हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बात किया गया है, जिसमें जो गिल्टी पार्टी है वो किस तरह से इंग्लैंड में चलेगी। जैसे आप विजय माल्या जी की फोटोज देखते हो, नीरव मोदी की देखते हो, मेहुल चौकसी की आप देखते हो, है ना। तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ से भाग गए और वहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से और काम कर रहे हैं। The book investigates and explains the detail of these cases using the eyewitness accounts and the archival records. तो जो उनके पुराने रिकॉर्ड हैं, या लोगों ने देखा इनको, या जो लोग इनको जानते हैं, तो उसके बारे में बताया। और ये 70 साल में जो फेमस 12 केसेस रहे हैं उनके बारे में जिक्र करता है। तो सिर्फ सिंपली याद रखना है इस बुक का नाम और ऑथर कौन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड ए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन आई लर्न फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। तो यार एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को ट्रैक करने के लिए, आप कह सकते हो उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि उस स्टेट में जो है वो हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा हो सके। तो यहाँ पे मैं कौन सी स्टेट की जो है वो बात कर रहा हूँ, तो आपने फटाफट बताना है आंसर दोस्तों। इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका नागालैंड। तो याद रखना है कौन सी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे? नागालैंड की। तो आपको पता है चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है? वो है नेफ्यू राव। तो मैं लिख देता हूँ NEIPHIU, नेफ्यू राव और रियो। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ पे RN रवि। गवर्नर है RN रवि। और कैपिटल कौन सी है? नागालैंड की कोहिमा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नागालैंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, जो कि हमने नाम याद नहीं रखना, हमने सिर्फ याद क्या रखना है, आई लर्न टू द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ये उन्होंने अपने प्रोग्राम जो उनका ऑलरेडी चल रहा है, जिसका नाम है निष्ठा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है वो फंड कर रहा है उसको। तो ये निष्ठा प्रोग्राम का दोस्तों लक्ष्य यही था कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको हमने क्या करना है? अच्छा बनाना है। इसलिए जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और
इस ऐप के थ्रू, जो आई लर्न एप्लीकेशन है, इसके थ्रू जो हमारे हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनको नई स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल एरिया में, ताकि वो और भी ज़्यादा बेहतर बन सकें। और रिसेंटली आपको पता है कि सितंबर 2020 में उन्होंने नागा टेली हेल्थ को भी लॉन्च किया था नागालैंड के अंदर, ताकि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स को कंसल्ट किया जा सके इस टेली हेल्थ के थ्रू, मतलब टेली मेडिसिन जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू। नेक्स्ट, रिसेंटली आपको बताना चाहिए कि नागालैंड और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो एक टाई अप हुआ, जिसके अंदर 490 करोड़ रुपया जो है वो नागालैंड को मिलेगा, जिससे वो अपने स्कूल्स की स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी आप थोड़ा सा जो है वो याद रखेंगे। और नागालैंड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटल बता चुके हैं, हम कैपिटल के बारे में बात कर चुके हैं, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, और ऐसे ही हम बात कर चुके हैं यहाँ पे गवर्नर के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज़ और याद रखनी है नागालैंड के अंदर, वो है इसका नेशनल पार्क। और वो कौन सा है? इंतांकी नेशनल पार्क। कौन सा? इंतांकी नेशनल पार्क, वो नागालैंड के अंदर। जरूर याद रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच कंपनी परचेज 50 मेगावाट तेलंगाना सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्काई पावर ग्लोबल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ चाहे इसी स्लाइड का क्वेश्चन जो है वो आप याद रख लें, इसमें और कुछ क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। 50 मेगावाट का तेलंगाना सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो खरीद लिया है। किस कंपनी ने खरीदा है दोस्तों? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में खरीदा है। याद रखना है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को खरीद लिया है और 100% स्टेक है, मतलब सिर्फ इन्होंने खरीदा और किसी भी ज्वाइंट वेंचर के साथ मिलकर नहीं खरीदा। और ये 50 मेगावाट तेलंगाना सोलर प्रोजेक्ट जो है वो अक्टूबर 2017 में जो है वो चलाया गया था। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है और विद द सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना, अब उनसे जो है वो खरीद लिया है। और यार ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इनका टारगेट है कि 2025 तक हमने 25 गीगावाट जो है वो पैदा करना स्टार्ट कर देना रिन्यूएबल एनर्जी से, और ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी अगर वो ऐसा अचीव कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है यार, हमारा टारगेट ही है 2022 तक तो कि हमने 175 गीगावाट जो है वो पैदा करना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। 2030 तक हमने जो है वो 450 गीगावाट जो है वो पैदा करना है, और 2022 तक की हमने 40 गीगावाट का एक अलग से टारगेट रखा गया, जिसमें 40 गीगावाट केवल सोलर रूफटॉप से ही जो है वो क्या होगा? पैदा होगा। तो ये सारी चीजें आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री इज वर्किंग ऑन थर्ड ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन। लेकिन उनके ऑलरेडी 2 मिशन जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जिसका एक का नाम है मेगा ट्रॉपिक्यूस और एक है सरल अल्तिका। तो यार ये 2 मिशन ऑलरेडी हो चुके हैं उनके सैटेलाइट मिशन, तीसरे की तैयारी चल रही है। कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी आपको 2 मिशन बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेगा ट्रॉपिक्यूस और सरल अल्तिका मिशन जो है वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने कंडक्ट किए थे, और ये ज्वाइंट मिशन जो है वो दोस्तों कौन सी कंट्री के साथ हुए थे? फ्रांस। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से इस क्वेश्चन को याद कर ले। तो आप देख सकते हो इंडिया और फ्रांस वर्किंग ऑन द थर्ड ज्वाइंट मिशन, और ये इसरो की तरफ से जो है वो टाई अप किया गया है। और नाम जरूर याद रखेंगे कि किसके साथ टाई अप हुआ है, ये फ्रांस के साथ जो है वो टाई अप हुआ है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और याद रख सकते हो कि रिसेंटली इंडिया जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है ओशन सैट 3। तो याद रखना है क्या नाम है? ओशन सैट 3। और इस सैटेलाइट, ये लॉन्च तो इसरो कर रहा है, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम फ्रेंच स्पेस एजेंसी के जो है वो क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये भी आप जो है थोड़ा सा याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ एग्री टू री एस्टैब्लिश द इंडिया यूएस होम सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटी से रिलेटेड, और वो भी कौन सी कंट्री के साथ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। और यहाँ पे एक वर्ड आप अगर ध्यान से देखोगे, री एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब ये पहले जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ये एक ग्रुप जो है वो बन चुका था इंडिया और यूएस का होम सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। ये काउंटर टेररिज्म एक इनिशिएटिव है, ये 2010 में बेसिकली दोस्तों लॉन्च किया गया था। किसकी तरफ से? जब बैरक ओबामा वहाँ के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब हमारे पास ट्रंप आ गए तो उन्होंने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया था। इसलिए अब हम दोबारा से बात करें रीस्टैब्लिशमेंट की, तो उन्होंने दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू जो है वो करार दे दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, लाइक आप कह सकते हो लॉयड ऑस्टिन, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, लॉयड ऑस्टिन।
लॉर्ड जे अस्टिन पूरा नाम है इनका। तो लॉर्ड जे अस्टिन 3 जो हैं वो इंडिया में आए थे और ये ऐसे पहले ऑफिशियल हैं जो बाइडन की गवर्नमेंट से जो इंडिया में आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि यार फिर से हम इसको क्या करेंगे, होम सिक्योरिटी के पैक्ट को करेंगे, जिसमें हम दोनों कंट्रीज जो है वो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव के ऊपर काम करेंगे, टेररिज्म को खत्म करने के लिए काम करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कौन सी कंट्री की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया और यूएस ने रीस्टैब्लिश कर लिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। तो आप यहां पे देख सकते हो ये साइबर सिक्योरिटी को लेके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एड्रेसिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म विल बी इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया। और साथ ही साथ जो है इसमें जो चाइना का दबदबा है वो बढ़ रहा है, खास करके जो साउथ चाइना सी है उसको कम करने के लिए भी जो है वो यहाँ पे बात हुई है। और पहली बार आए हैं लॉर्ड जे अस्टिन 3 इंडिया में, और ये जो है वो जो बाइडन की तरफ से पहला ऐसे पर्सन है उनकी गवर्नमेंट से जो इंडिया में आए हैं। और इंडिया फर्स्ट यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो मई 2011 में हुआ था न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद दूसरा हुआ लेकिन डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मतलब हमें याद करने की जरूरत नहीं कि पहला कब हुआ दूसरा कब हुआ। और ऑलरेडी इंडिया के साथ जो है वो यूएस के 3 जो है वो डिफेंस पैक्ट चल रहे हैं, जो कि बहुत ही न्यूज में रहे थे और हर बार इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिमोआ, लिमोआ का मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये कौन से ईयर में हुआ था, 2016 के अंदर इसको साइन किया गया था। इसमें क्या था कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के जो बेस होंगे उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिपेयर करने के लिए हो, चाहे वो सप्लाईज को रिप्लेनिश करने के लिए हो, तो उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमकासा, ये तो यार बहुत ही न्यूज में रहा है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि कौन से ईयर में साइन हुआ था, 2018 में इसको साइन किया गया था। ये दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्रीज हैं वो क्या करेंगी, आपस में सहयोग करेंगी, और जो यूएसए की हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को सप्लाई की जाएगी, मतलब सेल की जाएगी। नेक्स्ट है बेका, बेका का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये अभी रिसेंटली 2020 में जो है वो साइन हुआ था। इसमें क्या था कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मैपिंग टेक्नोलॉजी है लाइक जियोस्पेटियल मैप्स हैं, वो दोनों कंट्रीज जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो ये था हमारे पास बेका एग्रीमेंट। तो रिसेंटली आपको पता है यूएस 2+2 जो है वो मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी हुआ है। इस बार कौन सी कंट्री ने होस्ट किया उसको, इंडिया ने उसको होस्ट किया। तो ये सारी चीजें आपने दोस्तों याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फटाफट एक नजर लगा लेते हैं हम कैबिनेट अप्रूवल्स की तरफ से जो 23 मार्च को हुई हैं, जिसमें 2 चीजें आपने याद रखनी है कि एक तो यार एमओयू साइन हुआ है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विस कमीशन अफगानिस्तान। तो आप देख रहे हो कि एक नया पैक्ट है कि एक तो यूपीएससी इसमें इन्वॉल्व है, एक हमारे पास इन्वॉल्व है कौन सी कंट्री, अफगानिस्तान। तो ये आपने याद रखना है कि उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कि किस तरह से वो अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और अच्छा कर सकते हैं। तो यूपीएससी क्या करेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। यूपीएससी जो है वो नई चीज़ें जो है वो उनको जो है वो सिखाएगा, तो मतलब अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करेगा। तो ये अफगानिस्तान के साथ हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द वाटर रिसोर्सेज फील्ड। तो वाटर रिसोर्स फील्ड में हमने जापान के साथ टाई अप किया है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि सीधा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जापान के साथ क्या टाई अप हुआ या इस फील्ड के अंदर जो है वो किसके साथ जो है वो टाई अप हुआ है। तो ये आप जरूर याद रखोगे, ये वाटर सिक्योरिटी, इरीगेशन फैसिलिटी और वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर क्या करेंगे, ये दोनों कंट्रीज आपस में काम करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, यूपीएससी जरूर याद रखना है। यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है, मेरे ख्याल से पता होगा बच्चों को, प्रदीप कुमार जोशी। तो ये जरूर याद रखना है, प्रदीप कुमार जोशी जो है वो क्या है, यूपीएससी के चेयरमैन है। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं और वो है दोस्तों हमारा वन लाइनर सेक्शन। और वन लाइनर में पहला पॉइंट है, देनिस सासोऊ नाग्यूसो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो री इलेक्टेड विद 88% वोट्स। तो जो हम कह सकते हैं कंट्री की हम बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो ये आपने याद रख लेना है कि उनके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। उनके प्रेसिडेंट बनाए गए देनिस नुगेसो, या उनका पूरा नाम भी आप याद कर सकते हैं, देनिस ससाओ नगेसो। तो किसी भी तरह से याद कर लें, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन एक बार पढ़ा होगा तो शायद आप जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएं। और कॉन्गो जो है वो आपके लिए मैं कहूँगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है वो इनके प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेल्स 15% स्टेक इन रेल विकास निगम लिमिटेड।
तो आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और स्ट्राइक्स भी बहुत हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर 15% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है, याद रखना है, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है 1.75 लाख करोड़। ये पूरे साल का लक्ष्य है कि यहां से डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो हमारा सक्सेसफुल होगा। तो ये अपने याद कर लेना है कि रेल निगम विकास लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ये 100% पब्लिक सेक्टर कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर, लेकिन 15% स्टेक जो है वो सेल कर दिया है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन द सी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा क्वेश्चन को इसको, लेकिन फिर भी आप जो है वो थोड़ा सा याद रखेंगे। यूएसए और नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है वो थोड़ा सा टेंशन जो है वो चलता आ रहा है जब से जिम योंग उन और आप कह सकते हो कि उधर से डोनाल्ड ट्रंप थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सामने आई थी। नेक्स्ट, IMD लॉन्च्ड ए क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल। तो ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यार ये IMD करेगा, मतलब जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहीं करेगा क्लाइमेट डेटा को इकट्ठा करने के लिए। तो लाइक 100 साल का डाटा भी इनके पास जो है वो अवेलेबल रहता है सिंस 1900, मतलब 1900 से लेके इनके पास डाटा जो है वो अवेलेबल है, और वो पब्लिक के लिए जो है वो ओपन कर दिया है इस पोर्टल के थ्रू, और वो भी देख सकते हैं इन 100 साल का पूरा डाटा। और ये पोर्टल जो है वो IMD ने ही जो है वो क्या किया है, डेवलप किया है। तो IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, मृत्युंजय मोहापात्रा। याद रखना है, मृत्युंजय मोहापात्रा। नेक्स्ट, NSE बॉट 26% स्टेक इन IGX फ्रॉम IEX एंड बिकेम इट्स को पार्टनर, को प्रमोटर और बेसिकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या बन चुका है, को प्रमोटर जो है वो बन चुका है। उसने 26% शेयर जो है वो खरीद लिया है। किसका खरीद लिया दोस्तों, IGX का, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज का। किससे खरीदा है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से उन्होंने खरीदा है। तो इंडियन गैस एक्सचेंज का 26% हिस्सा खरीद के वो क्या बन चुका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोटर जो है वो बन चुका है। सिर्फ इस न्यूज को इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंड्स ₹11.82 करोड़ फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इन 6 UTs। तो यार 6 UTs में जो है वो सरकार क्या कर रही है, हेल्थ सिस्टम को डिजिटलाइज करने में हेल्प कर रही है। लाइक चंडीगढ़ में कहूँगा उसके अंदर आएगा, चंडीगढ़ आएगा, उसमें लद्दाख आएगा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव उसमें आ जाएगा, पुडुचेरी उसमें आ जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। तो मतलब उसमें जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये याद रखना आपने कि कौन कौन सी यूटीज को उसमें जो है वो ऐड किया गया है। सिर्फ इतना पढ़ना है और कुछ नहीं करना। और इसमें क्या है कि डिजिटल जो हेल्थ सिस्टम है उसको हम इंप्रूव कर सकें, नए प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए इसके अंदर, ताकि हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा हो सके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, और 25 मार्च 2021 का हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार। अगर आप देखोगे, राइट टू इक्वालिटी जो है वो दिया जाता है अंडर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मिल जाता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको ये मिल जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर आपको मिल जाता है। राइट टू फ्री एजुकेशन मिलता है दोस्तों, राइट टू फ्री एजुकेशन, लेकिन फॉर ऑल वर्ड जो है वो यहाँ पे क्या है, गलत है। सबको नहीं मिलता यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 6 to 14 एज तक मिलेगा, आर्टिकल 21A के थ्रू इसको ऐड किया गया था। तो याद रखना है आंसर दोस्तों फिर क्या होगा, बहुत ही सिंपल हो गया, आंसर होगा इसका डी। और क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन अमंग द ऑप्शन इज। तो ये आपने मुझे बताना है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी, और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। तो गाइस हमें चाहिए 700+ लाइक्स, फटाफट आप इसको प्रोवाइड करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपकी मिस ना हो। और ये अफेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। अगर इसी तरह से पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे, इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज 90 to 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं यार, हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें 1 साल और 2 साल के लिए, और इसका प्राइस बहुत ही कम है, और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। इस कोड को यूज कर लें और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो यार आज ही इसको बाय कर लें। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, आराम से एंजॉय करें हर मोमेंट को, खुश रहें, खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे फिर से अच्छे करंट अफेयर्स के साथ, जो न्यूज़ होंगी सारी की सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।